हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, व्हाई पावर इज शेयरिंग, व्हाई पावर इज डिजायरेबल एंड एट लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का केस स्टडी करते हैं। बेल्जियम पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके नेबरिंग कंट्रीज नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में यानी नीचे फ्रांस, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग एंड नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है। इसका एरिया हमारे हरियाणा के एरिया से भी छोटा है और इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन, करंट में 1.15 करोड़ है। हमारे कोलकाता शहर का पॉपुलेशन 1.49 करोड़ है, यानी हमारे कोलकाता शहर से भी कम पॉपुलेशन वाला ये एक कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम की इतनी कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहा करते हैं, जिनका की हिस्ट्री अलग अलग है, पास्ट जिनका अलग है। इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। इंटायर बेल्जियम का एक अलग इतनी कंपोजिशन है और जो ब्रुसेल्स है कैपिटल बेल्जियम की, वहाँ पे एक अलग इतनी कंपोजिशन है। पहले हम पूरे इंटायर बेल्जियम की बात करते हैं, पूरे कंट्री की, तो उसमें 59% डच बोलने वाले लोग हैं। लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। किस रीजन में रहते हैं ये सभी लोग? फ्लेमिश रीजन, अपर पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम। और ये सभी लोग मेजोरिटी में है बेल्जियम में, और फ्लेमिश में भी। फ्लेमिश में तो रहते ही हैं और मेजोरिटी में है पूरे बेल्जियम में भी, क्योंकि 59% है। 40% स्पीक्स फ्रेंच एंड लिव्स इन वेलोन रीजन। नीचे में है वेलोन रीजन बेल्जियम का, और उसमें 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। और पूरे इंटायर बेल्जियम में ये लोग माइनॉरिटी में हैं। 1% स्पीक्स जर्मन, ओनली 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और ये सभी लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम में रहते हैं। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में तो यही हुए पूरे बेल्जियम में, 1% है। ब्रुसेल्स कैपिटल की हम बात करते हैं तो 80% स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है, जो कि मेजोरिटी में हुए। और 20% स्पीक्स डच, और 20% डच बोलने वाले लोग हैं, जो कि माइनॉरिटी में हुए। तो ये ब्रुसेल्स कैपिटल की कंडीशन है। और इंटायर बेल्जियम की कंडीशन कुछ अलग है। इंटायर बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, जबकि ब्रुसेल्स कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं। तो दोनों जगह हम देख सकते हैं कि इतनी कंपोजिशन अलग अलग है, डाइवर्स है काफ़ी ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्स भी है। यह बेल्जियम का मैप है, और ऊपर में येलो पार्ट है, इसको हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, और इसमें रहने वाले लोग हैं 59% डच। नीचे में है वेलोन रीजन, वेलोन या वेलोनिया, वेलोन रीजन, और इसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। ये है आपका ऑरेंज कलर वाला ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल है, और यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? 80% फ्रेंच। नीचे में है फ्रांस, कंट्री है, फ्रांस है नीचे में, फ्रांस है नीचे में। यहाँ पर जर्मनी है, ईस्टर्न पार्ट में जर्मनी है। यहाँ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वाले कोने में, कॉर्नर में है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग कंट्री है। यहाँ है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, और ऊपर में है नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से पीपल माइग्रेट करके इधर आए होंगे, फ्रांस से माइग्रेट करके वेलोन रीजन में रहने के लिए आ गए होंगे, और जर्मनी से माइग्रेट करके इधर आए होंगे। तो ये कंडीशन है। और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, बाउंड्रीज के अलोंग कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये हमने देखा है। रीजन्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, तो फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी लोगों के बीच में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो देखते हैं। पहला, द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल दो दे वेयर इन माइनॉरिटी इन द इंटायर बेल्जियम। पूरे इंटायर बेल्जियम में तो फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, 40% ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी लोग रिच थे और पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल थे। फ्रेंच speaking community. Dutch speaking community used to get benefits of economic development, education, other policies much later than French. अब फ्रेंच बोलने वाले लोग अगर पावरफुल हैं, रिच हैं, इन्फ्लुएंशियल है, तो जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, अदर पॉलिसीज़ है, इन सभी के बेनिफिट्स पहले ये लोग ले लिया करते थे, डच बोलने वाले लोगों को बाद में मिला करता था। Minority community in both regions wanted to preserve their cultures and languages.
दोनों ही रीजन्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर में फ्लेमिश रीजन है, नीचे में वैलोन रीजन है। वैलोन रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रीजन में फ्रेंच बोलने वाले नहीं होंगे लेकिन कम होंगे। और ये जो है हमारा वैलोन रीजन जिसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें डच नहीं होंगे, इसमें भी कुछ डच होंगे, इनकी संख्या बहुत कम होगी। ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये बाउंड्री के इस साइड ही केवल डच रहेंगे और इस साइड फ्रेंच रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बटा हुआ नहीं है। माइटी कम्युनिटी इन बोथ रीजन्स वांटेड टू प्रिजर्व देयर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। दे डिड नॉट want that any other languages should forced on them, especially in school। और जो माइटी कम्युनिटी थे वो नहीं चाहते थे कि स्कूल के एजुकेशन में खास करके दूसरे लैंग्वेजेस को फोर्स्ड किया जाए, पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा वो लोग नहीं चाहते थे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे दूर करने के लिए कुछ एकोमोडेशन करने होंगे, कुछ सुधार करने होंगे, जिससे कि कंट्री में वायलेंस ना हो, कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, सिविल वॉर ना हो जाए। तो जो बेल्जियन लीडर्स थे उन लोगों ने महसूस किया इस रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो इतनी है इसको महसूस किया। दे डिड नॉट वांट दैट द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री इधर इन बेल्जियम और इन ब्रुसेल्स। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेंस करे, माइनॉरिटी के ऊपर में रूल करे और इससे देश की एकता, यूनिटी कम हो जाए, चाहे वो बेल्जियम में हो या ब्रुसेल्स में हो। ब्रुसेल्स का तो कंडीशन हम अलग देखे थे, वहाँ फ्रेंच ज़्यादा हैं बोलने वाले लोग। दे टुक वेरी इनोवेटिव अप्रोचेस, उन लोगों ने ऐसे अप्रोचेस लिए, स्टेप्स, कदम उठाए जो आज तक नहीं हुए थे, खास करके यूरोप में। These steps enabled everyone to live together and avoid civil war। और इन स्टेप्स के कारण हर कोई एक साथ रहने लगे and avoid civil war, और सिविल वार नहीं हुई, बच गई। They amended their constitution 4 times between 1970 to 1993। तो उन्हें 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियन लीडर्स ने अमेंडमेंट किया। और क्या क्या अमेंडमेंट किए, बेल्जियन मॉडल क्या है वो हम लोग देखते हैं। बेल्जियम मॉडल या एकोमोडेशन सुधार क्या क्या किए। द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी पूरे इंटायर बेल्जियम के लिए, उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। फॉर सम स्पेशल लॉज, कुछ स्पेशल लॉज अगर पास कराना हो तो इट रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से, चाहे डच बोलने वाले हो या फ्रेंच बोलने वाले हो, उन दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए तभी पास होगा। अगर सभी डच वाले अगर मेजॉरिटी में आ भी गए और कह भी दिया, पास सपोर्ट भी कर दिया किसी प्रपोजल को पास होने के लिए, तो वो पास नहीं होगी। दोनों कमिटी से चाहिए मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट्स। द बेल्जियम हैज़ डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट स्टेट्स। 2 डिफरेंट स्टेट्स में बेल्जियम को बांट दिया गया, ऊपर में फ्लेमिश और नीचे में वेलोन। स्टेट गवर्नमेंट गॉट सम ऑटोनोमस पावर एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑटोनोमस पावर मिला, उसको खुद की अपनी कुछ ताकत मिली। जैसे कि हमारे कंट्री में फेडरलिज्म है और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो उसी तरह से कुछ ऑटोनोमस पावर मिला स्टेट गवर्नमेंट को, एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहेगा, इसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, उत्तर नहीं, आंसर नहीं देना पड़ेगा। द कैपिटल ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट। और ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट बना दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अलग सिचुएशन थी, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्स था, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। तो 3 अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बना दी गई, एक वेलोन के लिए, एक फ्लेमिश के लिए और एक ब्रुसेल्स के लिए अलग। द कैपिटल ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी बोथ कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। डच बोलने वाले लोग 20% हैं ब्रुसेल्स में, लेकिन इसके बावजूद भी उसके इक्वल नंबर रहेंगे, और फ्रेंच वाले के भी। एक थर्ड गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से एक नई तरह की गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से सेटअप किया गया। इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ईच लैंग्वेज कम्युनिटी फ्रॉम द इंटायर बेल्जियम। पूरे इंटायर बेल्जियम में जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी हैं, खास करके 3 हैं, एक जर्मन, एक डच और एक फ्रेंच। तो इन तीनों के द्वारा इसके मेंबर्स चुने जाएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम क्या करेगी?
तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होगी कल्चर के रिलेटेड इशू को लेकर, एजुकेशनल को, लैंग्वेज को। वो देखेगी कि कोई किसी स्कूल में फोर्स तो नहीं किया जा रहा है कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ने के लिए। The French accepted equal representation in capital Brussels because Dutch has accepted in the central government। तो फ्रेंच बोलने वाले लोग जो थे उन लोगों ने इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाली बात को मान लिया ब्रुसेल्स में। क्यों? क्योंकि डच बोलने वाले लोगों ने मान लिया पूरे इंटायर बेल्जियम में। जब डच बोलने वाले लोग 59% होकर जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं तो फिर छोटा सा कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच क्यों नहीं मान सकते हैं? तो इन लोगों ने भी मान लिया। दिस मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। हम देख ही सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन अलग, फिर इसका वेलोन स्टेट अलग बनाया गया, ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की गवर्नमेंट, एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। तो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके बावजूद दीज अरेंजमेंट्स वर्कड वेल। और इसने काम किया। ये जो सुधार किए गए, ये अरेंजमेंट्स, कदम उठाए गए, स्टेप्स लिए गए, इसने काम तो किया। एंड अवॉइडेड सिविल वार। और सिविल वार वहाँ नहीं हुई, वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई, और अभी वहाँ पर पीस है, शांति है। हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर और नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस दोनों का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन 1993 में बनी थी और इसमें 28 मेंबर्स थे, अभी 27 है। ब्रिटेन इससे अलग हो गया। ब्रेक्जिट रेफरेंडम हुई थी ब्रिटेन में कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम क्या होता है? टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसके लिए लोग वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज कॉल्ड रेफरेंडम। तो ब्रिटेन ने रेफरेंडम कराया था जून 2016 में, और उसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। तो 2017 में अनाउंस्ड हुआ और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट। तो अभी 27 बचे हैं। और नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ये बेल्जियम है, ब्रुसेल्स है, देख सकते हैं बेल्जियम का कैपिटल, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने आपको बताया कि 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट हुए। तो किस किस तरह की अमेंडमेंट हुए ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप चाहे तो जान सकते हैं कि 1970 में पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि कल्चरल कमेटी बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं थी, कल्चरल कमेटी, जो कि कल्चर रिलेटेड इशू, लैंग्वेज रिलेटेड इशू को देखेगी, बस इतना ही। 1980 में सेकेंड अमेंडमेंट हुआ और ये जो कल्चरल कमेटी थी इसका नाम बदलकर कम्युनिटी गवर्नमेंट कर दिया गया, और इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये एक अलग तरह की गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी एक अलग तरह की। इसके बाद थर्ड अमेंडमेंट हुई, उसमें कुछ सुधार किए गए, और जो सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट हुआ वो 1993 में हुआ, फोर्थ अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट। उसमें ये यूनिटरी स्टेट से फेडरल स्टेट में कन्वर्ट हो गया बेल्जियम। तो बेल्जियम आज एक फेडरल स्टेट है, होल्डिंग टुगेदर इंडिया के जैसा ही, ठीक। यूनिटरी स्टेट किसको कहते हैं? तो वो स्टेट जिसमें कि एक ही तरह की गवर्नमेंट हो, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो पहले एक यूनिटरी स्टेट थी, मोनार्कियल थी, ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी मोनार्कियल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल थी। और अभी भी है यहाँ पर मोनार्की, तो अभी भी है, राजा अभी भी है, लेकिन उनकी पावर बहुत कम है, बस एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ भी तो किंग अभी भी है ही, लेकिन वो एक प्रेसिडेंट का, वहाँ का जो क्वीन होती है वो ब्रिटेन की प्रेसिडेंट ही होती है, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट क्वीन ही होती है। तो ठीक इसी तरह से बेल्जियम में भी है। आज ही न्यूज़ में मैंने देख रहा था कि बेल्जियम का जो प्रिंस है उसे भी कोरोना इन्फेक्टेड हो चुका है। तो वहाँ भी मोनार्की तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और वो मोनार्की का उतना पावर नहीं है कि किंग के पास उतना पावर नहीं है। तो 1993 में जो फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी, इसमें यूनिटरी स्टेट से ये फेडरल स्टेट में कन्वर्ट हो गई। फेडरलिज्म हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म ही है। अब हम लोग देखते हैं केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का केस स्टडी हम लोग करते हैं। पहले इथनिक कंपोजिशन क्या है श्रीलंका का? तो 74% सिन्हाला स्पीकर्स, तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74% हैं लोग श्रीलंका में, और बुद्धिस्ट हैं, ये रिलीजन इनका बुद्धिस्ट है, मेजोरिटी में हुए ये लोग 74% हैं। 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं, माइटी में हुए।
18% तमिल स्पीकर्स, और ये 18% लोग हैं वो तमिल बोलने वाले लोग हैं, जो कि हिंदू भी हैं और मुस्लिम में भी हैं। ये जो 18% तमिल बोलने वाले लोग हैं, ये भी दो कैटेगरी में बटा हुआ है। 13% है श्रीलंकन तमिल, जिनका ओरिजिन श्रीलंका है, तमिल लैंग्वेज तो बोलते हैं लेकिन ओरिजिन उनका श्रीलंका ही है। और 5% है इंडियन तमिल, ये दोनों मिलकर 18% तमिल स्पीकर। तो 5% है इंडियन तमिल। ये इंडियन तमिल लोग कौन है? तो इनके फोर फादर्स, इनके जो पूर्वज थे वो इंडिया से श्रीलंका में आए थे कॉलोनियल पीरियड के समय में, जब श्रीलंका के ऊपर में अंग्रेज़ों का रूल था। ये भी तो एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो इंडिया से काम करने के लिए जो लेबर्स लोग थे उनको लेकर जाया जाता था श्रीलंका, खास करके टी जो गार्डन है वहाँ पर। तो ये लोग वहीं पे जाके फिर रहने लगे। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो गया 1948 में, तो फिर सभी लोग वहीं रहने लगे। तो ये 5% है इंडियन तमिल, और इनका रिलेशन है इंडिया के साथ, आते हैं जाते हैं रहते हैं, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुई है ना। तो इनके रिलेटिव्स अभी भी हैं वहाँ पे इंडिया में, इन लोगों के तमिलनाडु में खास करके। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? एन आइलैंड नेशन विद पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन एज अबाउट दी हरियाणा, और ये एक आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन 20 मिलियन है, जितना कि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन विद 74% सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स। तो इसका भी यहाँ भी पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स है। हम देख सकते हैं कि 74% सिन्हाला स्पीकर है और 18% तमिल स्पीकर है। अमॉन्ग तमिल्स, तमिल नेटिव्स कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो तमिल के ही नेटिव्स हैं, जिनका ओरिजिन भी तमिल में श्रीलंका में ही है, उन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। तमिल लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन श्रीलंकन है। तो ऐसे 13% हैं। एंड इंडियन तमिल्स 5%, हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तमिल लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? तो तमिल लोग, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट, जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है, उसमें तमिल बोलने वाले लोग रहा करते थे। तो हम लोग देखते हैं मैप में, यह है श्रीलंका का मैप। आप देख सकते हैं कि जितने भी येलो कलर्स वाले रीजन हैं, इसमें सिंहलीज रहते हैं, यानी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग। और श्रीलंकन तमिल ऑरेंज वाले, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सारे श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका ओरिजिन का है लेकिन तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और डार्क ब्राउन कलर में है वो इंडियन तमिल्स हैं। ये यहाँ पे इंडियन तमिल्स है। यहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स हैं आसपास में, तो यहाँ पे ये लोग रहा करते हैं, अभी भी रहते हैं। तो ये इंडियन तमिल्स। और कुछ मुस्लिम्स भी हैं, देख सकते हैं मुस्लिम्स, यहाँ पर मुस्लिम्स लोग हैं बीच बीच में कहीं कहीं। रीजन्स फॉर रेबेलियन, वहाँ पर जो रेबेलियन हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स आई, जो वहाँ पे सिविल वार हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है? श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। सिंगलीज लोग मेजोरिटी में थे, तो वो लोग चाहते थे कि उनका डोमिनेंस रहे गवर्नमेंट के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में उनका पावर रहे, इन्फ्लुएंस रहे, प्रभाव रहे। इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स टू एस्टैब्लिश सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला। इसलिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको सभी लैंग्वेज के लोगों ने वोट किया था, लेकिन उसने ऐसे स्टेप्स लिए, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स, इन्हें मेजोरिटेरियन स्टेप्स कहा जाता है, ताकि जो मेजोरिटी में लोग हैं उन्हीं को जो है सो पावर मिले, उन्हीं को सुपरमेसी मिले। तो ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स टू इस्टेब्लिश सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया श्रीलंका का, एंड डिसरिगार्डेड तमिल, और तमिल को डिसरिगार्डेड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, भुला दिया गया। कुछ ऐसे प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ लिए जिससे कि केवल सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फ़ायदा मिले यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में, तमिल बोलने वाले लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिले, कोई लाभ नहीं, कुछ बेनिफिट्स नहीं। दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनी जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर श्रीलंका में केवल और केवल प्रोटेक्ट किया जाएगा बुद्धिज़्म को, एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म को ही बढ़ावा दिया जाएगा। और हमने देखा कि कुछ मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, 7% थे, और ये जो 18% तमिल्स हैं उसमें तो हिंदू और मुस्लिम हैं जिनका रिलीजन अलग अलग है। तो लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने फैसला लिया कि बुद्धिज़्म ही ऑफिशियल रिलीजन होगा कंट्री का, और बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट और बढ़ावा फॉस्टर किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा, प्रचार प्रसार होगा।
ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद जो एक ऐसे ऐसे मेजर्स स्टेप्स लिए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन अमॉन्ग तमिल्स। तो तमिल्स के अंदर में धीरे धीरे यह भावना, फीलिंग्स क्रिएट हो रही थी कि हम लोगों को अलग किया जा रहा है, हम लोग आइसोलेट हो रहे हैं। दे फील्ड दैट सिन्हाला बुद्धिस्ट पार्टीज वे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इन लोगों ने महसूस किया कि ये जो सिन्हाला बुद्धिस्ट पार्टीज है ये हमारे लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है, ऐसा तमिल लोगों ने अनुभव किया, फील किया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज वुड नॉट प्रोवाइड देम इक्वल राइट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें कभी नहीं देगी, ऐसा तमिल लोगों को लगा। दे वुड गेट डिस्क्रिमिनेटेड इन जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ अंटिल दे रेज्ड देयर वॉइस। इन लोगों को लगा कि हमें जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज़ में तब तक अवसर नहीं मिलेंगे, हमें भेदभाव किया जाता रहेगा तब तक जब तक कि हम लोग रेज्ड देयर वॉइस, अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। और बाद में ये लोग वायलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में श्रीलंका के केस स्टडी को समझते हैं। यह है क्रोनोलॉजी। ये सीबीएसई एग्जाम के अनुसार तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में यही है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सजे हुए हैं, एक ऑर्डर में हैं, और ये सीबीएसई बेस्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यही हुई थी। 1956 में सिन्हाला ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिलोन का। पहले श्रीलंका नाम नहीं था, श्रीलंका नाम तो 1972 में हुई है, उससे पहले इसका नाम था सिलोन। तो सिलोन का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बना दिया 1956 में एक्ट पास करके। बहुत सारे तमिल नेशनलिस्ट पार्टी थे, तमिल लोगों की पार्टी, उसने इसका विरोध किया, स्ट्राइक पे भी गए। प्रोटेस्ट बिकम वायलेंस, और ये लोग जब प्रोटेस्ट करने लगे तो वायलेंस प्रोटेस्ट हो गया, कई सारे लोग इसमें मारे गए। 1958 में गवर्नमेंट प्लान किया कि सिन्हाला लोगों को सेटल किया जाए, उनको बसाया जाए ले जाकर। कहाँ? तो ईस्टर्न रीजन में, वो ईस्टर्न रीजन जिसमें कि श्रीलंकन तमिल्स रहा करते थे, तो वहाँ पर उनको जाकर रखा जाए सिन्हाला को। तो इससे भी दिक्कतें आई, जो श्रीलंका तमिल्स थे इन लोगों ने विरोध किया। डिस्ट्रस्ट एंड डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन तमिल एंड सिन्हालीज। तो सिंगलीज और तमिल्स के बीच में डिस्ट्रस्ट और डिस्टेंस बढ़ते चली गई। तमिल मूवी, बुक्स, मैगजीन सभी को बैन कर दिया गया। स्टूडेंट कैन नॉट गो टू इंडिया टू स्टडी। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भारत नहीं जा सकते, इंडिया नहीं जा सकते। ये 1958 में ये सारे स्टेप्स उठाए गए वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया और बुद्धिस्ट को वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। 1973 में यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन और जॉब्स डिफ़िकल्ट हो गए तमिल्स के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए हैं जिसके कारण कि फ़ायदा किसको होगा? केवल और केवल सिंगलीज को, सिंगला बोलने वाले लोग को। तो इन सारे चीज़ों के लिए का विरोध करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए बहुत सारे पार्टीज़ बनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए, जिसमें कि सबसे फेमस है 1976 में बना LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मीन्स होता है स्टेट, हेडेड बाय भी प्रभाकरन, वेल्लुपल्ली प्रभाकरन इसका हेड था। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 1987 से लेकर 1990 तक वहाँ पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी गई, भारत की तरफ से भेजा गया है फोर्स को श्रीलंका। क्यों भेजा गया हम लोग पढ़ते हैं। और 3 सालों तक वहाँ रही, कुछ मिला नहीं, फिर वापस भारत के सैनिक लौट कर आ गए। 1991 में राजीव गांधी एसिनेशन, राजीव गांधी की हत्या हो गई, मर्डर हो गई, बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई जब वो प्रचार कर रहे थे तमिलनाडु के पास, चेन्नई के पास। फिर 1993 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट था आर प्रेमदासा, इनका भी मर्डर कर दिया गया। इसी LTTE ने राजीव गांधी का भी और इसका भी, आर प्रेमदासा का भी। 1995 में डायरेक्ट वार शुरू हो गई बिटवीन LTTE एंड श्रीलंकन आर्मी, और 2009 में भी प्रभाकरन की मारा गया लड़ाई में श्रीलंकन आर्मीज के द्वारा। तो इस क्रोनोलॉजी को और डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे। तो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनकी की एसिनेशन हो गई, मर्डर हो गई बम ब्लास्ट में। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, और इनकी पत्नी का नाम सोनिया गांधी, और इनका एक बेटा है राहुल गांधी, और इनकी बेटी का नाम प्रियंका गांधी। तो इनकी हत्या हो जाती है 1991 में 21 मई को श्री पेरुम्बदूर, चेन्नई के निकट एक जगह है, वहाँ पे जब ये इलेक्शन की प्रचार कर रहे थे शाम में, तो उसी समय इनका बम ब्लास्ट होता है और ये मर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर अवेलेबल है ये इनकी लास्ट पिक्चर है, ये वाली। ये 2 औरतें यहाँ पे माला पहना रही है। इसके बाद ये वाली, ये जो लेडीज़ है, औरत है, इसके साथ में और एक थी,
तो ये दोनों मिलके जब इसकी बारी आई तो ये जब माला फैलाने के लिए गई तो उसी समय विस्फोट होता है रिमोट कंट्रोल के थ्रू और श्री राजीव गांधी की मौत हो जाती है। तो ये इनकी मौत क्यों हुई, इनको क्यों मारा गया और इनके मारने के पीछे एलटीटी का ही हाथ था तो क्यों था, इसको समझते हैं। 1976 में एलटीटी का ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है अलग तेलम स्टेट की मांग करने के लिए, है ना, तमिल एलम अलग स्टेट चाहिए और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। अब ये इनकी लड़ाई डायरेक्ट हो रही थी सिंगलीज गवर्नमेंट से या वहाँ जो श्रीलंका की आर्मीज थी उनके साथ एलटीटीई वाले की डायरेक्ट लड़ाई हो रही थी। और हमारे कंट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु के लोग हैं यही सारे लोग वहाँ पर जाके रहने लगे हैं ना, तो उनका तो रिलेशन है ही तमिलनाडु में। तो हमारे कंट्री में तमिलनाडु में प्रदर्शन होने लगा इस बात को लेकर कि इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और वहाँ पे जो तमिल लोगों के साथ बुरा हो रहा है इनको रोका जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में डीएमके जो अभी भी है, इनके कई सारे एमपीज़ ने रेजिग्नेशन दे दिया पार्लियामेंट से कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये थी, उस समय राजीव गांधी ही प्राइम मिनिस्टर थे, 1987 की बात है। तो उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके लिए दिक्कत की बात ये थी कि डायरेक्ट आर्मी को श्रीलंका नहीं भेज सकते हैं। डायरेक्ट आर्मी अगर श्रीलंका जाती है लड़ाई करने के लिए वार के कार से तो फिर दो कंट्री के बीच में वार हो जाएगी, और अगर नहीं भेजती है तो इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन्होंने 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मतलब शांति बनाने के लिए आर्मीज़ को भेजा। अब जब ये आर्मीज़ वहाँ पे पहुँची तो सिंगलीज लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया और फिर बाद में तो एलटीटी वाले ने भी विरोध करने लगा, क्योंकि एलटीटी वाले का कहना था कि ये हमें रोकने आ गई है आर्मीज़, हम लोग छोड़ेंगे नहीं सिंगलीज को या श्रीलंकन गवर्नमेंट को। तो दोनों ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का अपोज करने लगा। एलटीटी वाले ने तो कई इंडियन आर्मीज़ की हत्या भी कर दी, मार भी दिया उनको। तो ये 2 सालों तक ये चला, 1987 से 1989 तक। 1989 में राजीव गांधी इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन होती है 1989 में, तो वो हार जाते हैं और उस समय एक नया प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, उनका नाम था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ठीक उसके 1 साल के बाद यानी 1990 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया जाता है श्रीलंका से कि वहाँ पे कुछ काम है नहीं, बेकार के हमारे इंडियन आर्मीज़ की मौत हो रही है तो वापस बुला लेते हैं। अब इनकी सरकार 1 ही साल चलती है वीपी सिंह की। ठीक अगले साल 1 साल के बाद फिर इलेक्शन आ जाता है। इनकी मेजोरिटी कम थी पार्लियामेंट में, है ना, माइनॉरिटी में थे। तो फिर वीपी सिंह की सरकार ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन होती है 1991 में। उसी समय जब इलेक्शन हो रही थी तो यही इलेक्शन के प्रचार करने के लिए राजीव गांधी गए हुए थे श्री पेरम्बदूर और वहाँ पर इनकी मर्डर हो जाती है बम ब्लास्ट में और एलटीटीई ने इन्हें मार दिया। क्यों एलटीटीई ने ऐसा किया? तो एलटीटीई को लगता था कि अगर राजीव गांधी फिर से जीत कर आ जाए इस इलेक्शन में तो हो सकता है फिर से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेज दे, तो इसलिए इससे पहले ही इनको ही ख़त्म कर दिया जाए। एलटीटीई ने इसके बाद 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद ठीक 2 साल के बाद वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था आर प्रेमदासा, जो कि मैंने क्रोनोलॉजी वाले में बताया है, तो उनकी भी मर्डर कर देती है कोलंबो में ये एलटीटीई ने। फिर एलटीटीई की डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है शुरू 1995 में। एलटीटीई ने श्रीलंकन नेवी के एक जहाज़ को डुबो दिया, तो इसके बाद फिर डायरेक्ट लड़ाई होती है और 2009 तक ये लड़ाई चलती है। 2009 में जब महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, तो उसी समय में 2009 में भी प्रभाकरण वो मारा जाता है और एलटीटीई ख़त्म हो जाती है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कुछ प्रयास किए थे तमिल लोगों के लिए। उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात की, तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की पहचान दिलाई, लेकिन वी प्रभाकरण की अलग डिमांड्स थी, उसकी डिमांड्स उससे भी कहीं ज़्यादा थी, तो वो तैयार नहीं था, तो बात बनी नहीं। कुछ तमिल आइडेंटिटी को फ़ायदा तो पहुंचा राजीव गांधी के प्रयासों से तमिल लोगों को, लेकिन जो डिमांड्स थी कि अलग अलग स्टेट बने, अपना ऑटोनोमस पावर हो जो तमिल लोगों की और ख़ास करके वी प्रभाकरण की, वो नहीं हो पाई। हालांकि बहुत बाद में जाकर 2009 के बाद जब एलटीटीई के वी प्रभाकरण मारा गया तो इसके बाद फिर ये वहाँ के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने तमिल लोगों को भी पहचान दी, तमिल आइडेंटिटी को भी पहचान दी, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली सारी चीज़ों की। तो यह है तमिलनाडु की कहानी, ये है श्रीलंका की कहानी। अब हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ते हैं सिविल वार एंड द एज ऑफ पार्टीशन।
द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, हमने पढ़ा ही है। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, रीजनल ऑटोनॉमी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। इन लोगों इसके लिए उन लोगों ने पार्टीज लॉन्च की और मूवमेंट्स चलाए, लेकिन उनके डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई करता गया। 1980 में बहुत सारे ऐसे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए जो इंडिपेंडेंट तमिल एलम मीन्स स्टेट की मांग कर रहे थे, खास करके नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, 1976 में बनी थी। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड सिविल वार, दो कम्युनिटी के बीच की जो ये अविश्वास थी, डिस्ट्रस्ट थी, ये बड़ी होती गई और ये टर्न इनटू सिविल वार सिंगलीज और तमिल्स के बीच। थाउजेंड्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों तरफ से मारे गए। बहुत सारे फैमिली को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा, बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड को, जीवन यापन को खो दिए। दिस सिविल वार कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ के लिए बहुत बुरा हुआ। यह है बेल्लुपल्ली प्रभाकरन LTTE, यह है बेल्लुपल्ली प्रभाकरन LTTE चीफ, 2009 में ये मारा गया। हम देख सकते हैं LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम मीन्स स्टेट, है ना। और इसके फ्लैग पे भी देख सकते हैं टाइगर है। और इसने अपनी आर्मी बना ली थी तमिल लोगों की, सिंगलीज के खिलाफ और श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर पावर को लोगों के बीच में नहीं बांटा जाए तो फिर सिविल वार या कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। तो इसलिए पावर शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और लेवल्स पे पावर को बांटा जाना चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर ए रियल एंड हेल्दी डेमोक्रेसी, पीस सभी चीज़ों के लिए अच्छी है। एंड ऑल्सो अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वार अगर होती है तो इसे भी रोकने का काम करता है कौन? पावर शेयरिंग, अगर पावर को बांटा जाए। इसके दो रीजन हैं, एक है मोरल रीजन और दूसरा है प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन मीन्स इथिकल रीजन और प्रूडेंशियल मीन्स रैशनल रीजन, रीजनेबल रीजन, है ना, तर्क वाली रीजन, तार्किक बातें। तो पहले हम लोग देखते हैं मोरल रीजन। गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छी है ये डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी का स्पिरिट है ये पावर शेयरिंग। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, लोगों को कंसल्ट करने का अधिकार है कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनको कैसे गवर्न किया जाए। पावर शेयरिंग फॉर्म से लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट मीन्स लीगल गवर्नमेंट, वेयर सिटीजन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट सिस्टम और रूल, जहाँ पे कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम रूल में, गवर्नमेंट सिस्टम में या रूल में। तो हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी में है, ऐसा ही है। रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में। अब 132 करोड़ लोग तो पार्लियामेंट नहीं जा सकते ना, तो वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में और उनका पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नमेंट सिस्टम में या रूल में। तो ये है मोरल रीजन। दूसरा है प्रूडेंशियल रीजन। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में देखा। दूसरा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और यही सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर वायलेंस फॉर्म में आ जाए और तो फिर सिविल वार हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी ओवर अदर्स अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, अगर मेजोरिटी के विल्स को, इच्छाओं को थोपा जाए, इम्पोज्ड किया जाए, फोर्स्ड किया जाए, तो इससे देश की एकता कम हो जाती है, यूनिटी कम हो जाती है। श्रीलंका के केस में हमने देखा दो कम्युनिटी आपस में ही लड़ लिए, सिंगलीज और तमिल्स। इट प्रिवेंट्स डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी। इसके बाद टायरनी ऑफ मेजोरिटी, टायरनी मीन्स आतंक, टेरिबल। टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट ओनली ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी बट ऑल्सो रियून मेजोरिटी एज वेल। तो अगर आप दूसरे के को जलाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो आपकी हाथ भी जलेगी। तो मेजोरिटी का जो आतंक है वो केवल माइनॉरिटी के लिए ही ऑपरेसिव नहीं होता है, बल्कि ये मेजोरिटी के लिए भी बुरा होता है। और श्रीलंका के केस में तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि तमिल लोगों को ही नुकसान हुआ, जो सिंगलीज थे, जो मेजोरिटी में थे, उनके साथ भी दिक्कतें हुई। जो सिंगलीज एक प्रेसिडेंट थे आर प्रेमदासा, कोलंबो में 1993 में, उनकी तो मर्डर हो गई, तो बहुत सारे सिंगलीज लोग भी मारे गए। तो इसलिए ये मेजोरिटी के लिए भी बुरा होता है। इट प्रिवेंट्स द सिविल वार एंड पार्टीशन, ये सिविल वार और पार्टीशन को रोकता है अगर पावर को शेयर किया जाए तो ये सारे उसके प्रूडेंशियल रीजन है, तार्किक विवेक के आधार पर सोच समझकर फायदे और नुकसान को देखते हुए, तो ऐसे रीजन को कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। नोट, मोरल रीजन इम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। मोरल रीजन इस बात पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, हेल्दी है डेमोक्रेसी के लिए।
वाइल प्रूडेंशियल रीजन इम्फेसाइज दैट इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, और जबकि प्रूडेंशियल रीजन इस बात पर जोर देता है कि बेटर आउटकम्स निकल कर आएंगे अगर पावर को शेयर किया जाए। तो साफ साफ शब्दों में कहे एक लाइन में तो मोरल रीजन दिल से सोचने वाली बात है कि आप दिल से सोचकर फैसला लेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छी है, और जबकि प्रूडेंशियल दिमाग से। तो दोनों में अंतर है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इन तीनों के बीच में पावर का शेयर किया जाना, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रोविडेंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बाद में 1992 में नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड किया जाता है। रूरल एरियाज़ के लिए, गाँव के लिए पंचायत कहलाते हैं, और शहरों के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये बाद में जोड़ा गया था। ये वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, दोनों कहते हैं इसको। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है। और फोर्थ है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज जो कानून बनाते हैं, लॉ फॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव होते कहलाते हैं जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड जुडिशियरी जो चेक करते हैं कोई भी लॉ को या फिर एग्जीक्यूशन को। कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, ये जुडिशियरी का ही एग्जाम्पल है। तो इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि सभी ऑर्गन्स इसमें एक ही लेवल पे होती है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। नन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर एंड नन इज सुप्रीम देन टू अदर्स, और ना ही कोई दूसरे रेस्ट से दो से सुप्रीम है, बड़ा है, सभी एक ही लेवल पे हैं। चेक्स एंड बैलेंस, इसे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। क्यों कहते हैं? बिकॉज ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स एंड मेक ए बैलेंस्ड पावर, क्योंकि हर एक ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं और पावर को बैलेंस्ड करके रखते हैं। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का इस तरह से डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। ऊपर में लेजिस्लेचर दे देंगे, इधर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, किसी को भी कहीं रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर है या नीचे है, क्योंकि सब तो एक ही लेवल पे है ना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करता हो, तो जुडिशियरी के पास ये राइट है कि उस लॉ को वो वायलेट कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, बैन कर सकता है। तो जुडिशियरी के पास पावर है। एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है जज को अपॉइंट करने का। हालांकि ये इसके पीछे अलग प्रिंसिपल है जजेस का अपॉइंटमेंट को लेकर, एजेस के अनुसार होती है, जो सबसे ज़्यादा सीनियर जजेस होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो कम सीनियर जज हैं उनको एक्सीड करके ऊपर लाकर उनको जज बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का हेड जज, चीफ जस्टिस। तो ऐसा होता है, एग्जीक्यूटिव के पास में ही पावर है। और एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में जाकर आंसर देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, उनको पार्लियामेंट में या असेंबलीज में लोगों के या जो अपोजिशन रहते हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। तो सभी एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे के पावर को कंट्रोल कर रखते हैं, इसलिए इन्हें चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज, और जिसे कि हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पार्लियामेंट होते हैं या स्टेट असेंबली या जुडिशियरी के पास उनको आंसर देना पड़ता है। जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट जुडिशियरी कैन चेक द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड अमंग जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर नेशन एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो पावर को शेयर किया जाता है। एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि इंटायर नेशन के लिए होती है, जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर को बांटा जाता है।
ए गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। कोई कंट्री में, पूरे इंटायर कंट्री के लिए अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और इंडिया में उसको हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से जो लोअर गवर्नमेंट होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। दिस डिवीजन ऑफ पावर अमंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो हायर और लोअर लेवल के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। तो ऊपर में रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे में एरो देकर आप डायग्राम बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके नीचे में रहता है आपको लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी दो टाइप के, एक पंचायत और दूसरा एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो यह है आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। कुछ अफेयर्स को छोड़कर, कुछ मामलों को छोड़कर जितने भी लेवल के गवर्नमेंट्स हैं उनका अपना अपना राइट्स है, सभी के पास अपने कुछ ऑटोनोमस पावर हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद तीसरा है, थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है, सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड अदर सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स। और दूसरे जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनके बीच में, जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल बेल्जियम में। इसमें तीनों लिंग्विस्टिक ग्रुप से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और चाहे वो किसी भी रीजन में रहते हों, बेल्जियम का उससे मतलब नहीं है। इन इंडिया, हमारे कंट्री में, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली वीकर सेक्शन एससीज यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन इन सम लेजिस्लेटिव असेंबली। वुमेन के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है स्टेट असेंबलीज में। पार्लियामेंट में तो नहीं है, पार्लियामेंट में 33% वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन एससीज और एसटी के लिए तो हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी हैं और बहुत सारे स्टेट असेंबलीज में भी हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रोविजन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज रखी गई है। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ से केवल एससी ही जीत कर आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ के आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार में कुछ हैं इस तरह के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक हाजीपुर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जमुई है, समस्तीपुर है, ये सारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। यानी यहाँ से केवल एससी ही जीत कर आएंगे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वही वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे और वही जीत कर आएंगे। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी गई है। 84 सीट्स, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लोग जीत कर ही आ सकते हैं ना। तो 84 सीट्स हैं एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे लोकसभा में। 47 हैं एसटीज के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 2 सीट है एंग्लो इंडियन के लिए। हालांकि ये 2 सीट अभी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। जितने भी डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो, वो भी पावर को, उनके बीच में भी पावर शेयर किया जाए, वो लोग भी पावर को एंजॉय करें। ऐसा नहीं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जो फॉरवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड नहीं है, सोशली बैकवर्ड नहीं है, तो ऐसे लोग ही केवल पावर को शेयर करें, एंजॉय करें, तो ये नहीं हो। बल्कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं, उनको भी पावर इंजॉय करने का मौका मिले। Thus minority communities get a fair share in power. इसके बाद फोर्थ है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और कुछ मूवमेंट्स शुरू होती है, चलती है किसी भी कंट्री में, और ये भी पावर को शेयर किया जाता है इस तरीके से भी, और ये लोग भी पावर को, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस टू दी गवर्नमेंट। ये लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज का ही गवर्नमेंट तो फॉर्म होती है ना। कोई भी गवर्नमेंट तो बनती है तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज ही जीत कर आती है तभी तो होती है, या 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर बनाती है, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इन डेमोक्रेसी में सिटीजन के हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो ये फ्रीडम तो रहता है लोगों को चुनने का अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच में से, और इससे कंपटीशन निकलता है पार्टीज के बीच में, और ये कंपटीशन इंश्योर करता है कि पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर एक हैंड में कभी नहीं रहती है, पावर बदलती रहती है। आज जिस पार्टी की गवर्नमेंट है तो जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में हमेशा के लिए उसी की रहेगी, है ना। हो सकता है अगले इलेक्शन में वो हट जाए, किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाए। तो ये एक हाथ में नहीं रहती है, पावर बदलती रहती है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज
विच हैव देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पावर, उनके बीच में पावर शेयर किया जाता है, सभी की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, सभी का अपना अपना एक सोशल ग्रुप बेस्ड ग्रुप वोट बैंक होती है। दिस शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। और ये पावर शेयरिंग डायरेक्ट हो सकती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलकर अलायंस बनाते हैं। अलायंस किसको कहते हैं? व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, एंजॉय पावर एंड फॉर्म गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड अलायंस। ये अलायंस 2 तरह का होता है, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस। इलेक्शन होने से पहले बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ती है और इसके बाद जीतती है तो सरकार बनाती है। और एक होता है पोस्ट पोल अलायंस, मतलब बहुत सारी पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ी, लेकिन फिर इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो बहुत सारे 2-3 पार्टी आपस में मिलकर सरकार बना लिए, गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए, जैसे कि हाल ही में अभी महाराष्ट्र में हुआ है। तो इसे कहते हैं पोस्ट पोल अलायंस। एंड फॉर्म्स कोएलिशन गवर्नमेंट, और इससे जो सरकार बनती है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। एंड शेयर्स पावर, और पावर को आपस में शेयर करते हैं सभी पार्टीज जो कोएलिशन में आए हैं, सभी को तो पावर मिलेगा, अलग अलग मिनिस्टर बनते हैं सभी पार्टीज से कोएलिशन गवर्नमेंट में। इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप भी हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, वर्कर्स का यूनियन, स्टूडेंट का यूनियन, बिजनेसमैन का, फार्मर्स का यूनियन है, भारतीय किसान महासभा करके एक फार्मर्स का यूनियन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूनियन हैं। इन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर में किसी पॉलिसीज को लेकर। हम इसको डिटेल में समझते हैं। दे हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटी और मेकिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का जो पावर रहता है उसमें ये अपना शेयर करते हैं, शेयर रखते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के पावर में, या कुछ गवर्नमेंट की कमिटीज़ बनाती है, ट्रेड यूनियंस की कुछ कमिटी बनती है गवर्नमेंट की, तो उसमें ये ट्रेड यूनियन वाले लोग जाते हैं। और मेकिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है तो उसको इन्फ्लुएंस करने का काम ये इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप्स करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का एग्जाम्पल समझिए कि ये प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है किसी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए समय समय पर। जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसका एक प्रेशर ग्रुप है जिसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये गवर्नमेंट को बार बार प्रेशराइज करती है कि राम मंदिर का होना चाहिए, या फिर आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो ये प्रेशराइज करती है। बीजेपी की ही कुछ स्टूडेंट यूनियंस भी हैं, इन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, जैसे कि एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कांग्रेस की कुछ स्टूडेंट यूनियंस हैं, जब कांग्रेस के ऊपर में प्रेशराइज करती है, जब गवर्नमेंट बनेगी तो प्रेशराइज करेगी, अभी करने से क्या होगा, अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की तो चलेगी नहीं। हाँ, लेकिन कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आएगी तो उसके स्टूडेंट यूनियंस वाले अपनी अपनी डिमांड्स को रखते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि हमारी बातें सुनो। जैसे कि एनएसयूआई है, जो कांग्रेस की है, सीपीएम का कुछ अपना स्टूडेंट यूनियन है, जैसे कि एआईएसएफ है, ये सब प्रेशर ग्रुप हैं, स्टूडेंट यूनियन ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे भारतीय किसान महासभा है, ये अलग प्रेशराइज करते हैं, किसानों के, फार्मर्स की बातों को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो देखिए इनके पास भी तो कुछ पावर है ना, इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार सरकार इनकी बातों को मानती है, आरएसएस की कई सारी बातों को बीजेपी मानती है, तो प्रेशराइज करते हैं, और इनके पास में भी पावर है। तो हम देख सकते हैं कि पावर को शेयर किया जाता है या पावर शेयर हो जाती है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। और बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी चलते हैं, मूवमेंट्स भी चलते हैं, जो कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। इथनिक, a social division in which people identify with each other on the basis of common ancestry, common language, history, society, culture और nation। तो एक ऐसा सोशल डिवीजन जिसमें लोग आइडेंटिफाई करते हों, एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ते हों ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, कॉमन लैंग्वेज है, हिस्ट्री एक है, सोसाइटी, कल्चर, नेशन, हम सभी के एक हैं, तो फिर हम लोग क्या हो गए, इथनिक। इसके बाद है मेजोरिटेरियनिज्म, ये किसको कहते हैं, तो ए बिलीफ दैट मेजोरिटी कमिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दे वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो ये एक ऐसी मान्यता है, बिलीफ है, जिसमें कि मेजोरिटी कमिटी, जो मेजोरिटी कमिटी होती है उनका ये मानना होता है कि हम अपने अनुसार से जिस तरीके से हम चाहते हैं, विच एवर वे दे वांट, तो रूल करे कंट्री को बाय डिसरिगार्डिंग, नज़रअंदाज करते हुए द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। सिविल वार, ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट
बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकेम सो इंटेंस, जो इतना इंटेंस हो जाता है कि दैट अपीयर्स लाइक ए वार, कि जो एक वार के जैसा लगता है, वार लाइक सिचुएशन। इसको क्या कहते हैं? सिविल वार। पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे सिविल वार हुए हैं, होते ही रहते हैं। प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल किसको कहते हैं? ए डिसीजन बेस्ड ऑन प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स विवेक, सोच समझ कर। ए डिसीजन बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, है ना, नुकसान को और फायदे को देखते हुए जो कैलकुलेशंस करके, है ना, जो डिसीजन लिया जाता है उसे हम प्रूडेंशियल डिसीजन कहते हैं। दिस इज यूजुअली अपोजिट ऑफ मॉरल डिसीजन। ये मॉरल डिसीजन के अपोजिट में होता है जनरली, क्योंकि मॉरल डिसीजन तो दिल से लिए गए फैसले हैं, ये दिमाग से लिए गए फैसले हैं। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।